Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. Welcome to my channel. So this is the third lecture of the series Substitution Reactions of Aromatic Compounds. और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने नाइट्रेशन का मैकेनिज्म जो है वो स्टडी कर लिया था। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है अगेन सेइंग स्टार्ट, अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के, तो ये लेक्चर आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट, वहाँ पर ये चीज़ नहीं स्टडी कराई जाती है। अगर आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं सो दिस लेक्चर विल बी रियली हेल्पफुल टू यू, तो आपको ये लेक्चर सुनना चाहिए अगर आप ऐसे करते हैं। सो जो आज हमें स्टडी करना है दैट इज़ आई विल से डिटेल्ड स्टडी ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है, तो डिटेल स्टडी क्या होती है या क्या, आपके पास जब भी पेपर आता है तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि इस डिटेल स्टडी में से ही होते हैं। तो आज का लेक्चर हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हम इस लेक्चर को क्वेश्चन वाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है विल से दैट, अगर पास पेपर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें वो पूछते हैं कि रोल ऑफ H2SO4 इन द रिएक्शन। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से पूछते हैं कि आप ये बताएं कि रिएक्शन के अंदर हमने H2SO4 ही क्यों यूज़ किया, या वो कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं कि हमने H2SO4 के अलावा क्यों यूज़ किया, या वो कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि HNO3 और HNO3 मतलब HNO3 जब खुद ही था एसिड था, यहाँ पर रिएक्शन भी एसिड और एसिड कहीं हो रहा है, तो फिर हमने सिर्फ उसी को ही क्यों नहीं रहने दिया, H2SO4 को डालने की क्या वजह थी। ठीक है जी, तो इसके आंसर में आप जो है 2-3 रीजंस देंगे टू यूज़ H2SO4। सबसे पहली जो रीज़न है दैट विल बी कि H2SO4 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो कि रिएक्शन में से वाटर को रिमूव करता है। अगर आपको याद हो तो जहाँ पर नाइट्रिक एसिड ने H2SO4 का हाइड्रोजन गेन किया था वहाँ पर कुछ इस तरह से कंडीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह इलेक्ट्रॉन्स लेकर लीव किया था और आपके पास एज अ रिजल्ट H2O प्लस NO2 की जनरेशन हुई थी, NO2 पॉजिटिव की। तो ये जो वाटर है, ठीक है, इसको रिएक्शन में से निकालने के लिए H2SO4 जो है वो हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। सेकंड जो आप रीज़न दे सकते हैं इसके बारे में, वो आप ये दे सकते हैं कि देखें HNO3 और HNO3 का अगर रिएक्शन करवाया जाए तो NO2 बनता है, ठीक है, NO2 पॉजिटिव बनता है, लेकिन इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता जितना जब आप HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो उसके रिज़ल्ट में भी NO2 पॉजिटिव बनता है। लेकिन जब आप H2SO4 की एडिशन करते हैं तो सो दिस रिएक्शन इज़ 100 टाइम्स फास्टर देन दिस वन। ठीक है, तो आप ये दे सकते हैं रीज़न कि जब रिएक्शन के अंदर H2SO4 को यूज़ किया जाता है तो जो रिएक्शन है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप एक और तरह से भी इसी जगह आप एक मतलब तीसरी रीज़न को ऐड कर सकते हैं, दैट वाज कि लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी कि हमने जब HNO3 का रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ तो दोनों में से एक जो है HNO3 वाज लेस स्ट्रॉन्गर एंड H2SO4 वाज मोर स्ट्रॉन्गर। तो हमने कहा था कि जो भी जब इस तरह की कंडीशन होती है, जब टू एसिड्स आर मिक्स्ड one with lower strength acts as a base। ठीक है, तो यहाँ पर HNO3 ने ही लोन पेयर इसको क्यों डोनेट किया था, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ एसिडिटी जो थी वो कम थी। ठीक है जी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम HNO3 और HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू ऑफ एसिडिटी है उसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस चीज़ को
जो है फिर रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है कि HNO3 का HNO3 के ऊपर ही अटैक करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू HNO3 का H2SO4 पर अटैक करना, जो कि एज़ कम्पेयर टू HNO3 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रोल ऑफ H2SO4 आप बताएं रिएक्शन के अंदर, तो आप उसको कुछ इन रीज़न से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहली रीज़न हमने क्या बताई है कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सेकंड रीज़न हमने बताई है कि H2SO4 के साथ जो रेट है वो 100 टाइम्स फास्टर आता है। और थर्ड रीज़न हमने बताई है कि अगर आप HNO3 और HNO3 का रिएक्शन करवा देते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि बेस की तरह, अच्छे बेस की तरह एक्ट करना HNO3 के लिए मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट रिएक्शन जिसके अंदर H2SO4 ऐड किया जाता है। ठीक है जी। सो सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज़ कि तो ये पूछेंगे कि भाई आप प्रूव करें या आप एविडेंस दें कि रिएक्शन जब होता है तो NO2 पॉजिटिव बनता है। ठीक है, रिएक्शन जब होता है तो NO2 पॉजिटिव जो है वो वाकई में बनता है। ठीक है, तो अगर आपने इस चीज़ को प्रूव करना है तो आप किस तरह से करेंगे? एविडेंस इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव। ठीक है जी। तो आप इसके अंदर एविडेंस क्या क्या दे सकते हैं? पहला एविडेंस जो आप दे सकते हैं, एविडेंस हमेशा जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पर ही बेस करते हैं। तो पहला एविडेंस आप दे सकते हैं कि देखिए आप बोलेंगे कि हमने जब रिएक्शन करवाया HNO3 का इसके साथ HClO4 के साथ, व्हाट इज HClO4? दिस इज परक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट्स के साथ एक सॉल्ट जनरेट होता है। व्हाट इज दैट सॉल्ट? दिस सॉल्ट इज जनरेटेड। ठीक है, तो लैब के अंदर इस सॉल्ट को आइसोलेट करना पॉसिबल है। आइसोलेट करने का मतलब है कि रिएक्शन जहाँ पर हो रहा है, जिस भी फ्लास्क के अंदर, जिस भी ऑपरेटर्स के अंदर, वहाँ से इस सॉल्ट को निकालना पॉसिबल है। फिर जब इस सॉल्ट का रामन स्पेक्ट्रा लिया जाता है, व्हाट इज रामन स्पेक्ट्रा? रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप होती है। तो जब आप इसका रामन स्पेक्ट्रा लेते हैं तो रामन स्पेक्ट्रा के अंदर 1400 पर सेंटीमीटर पर ये जो है रामन स्पेक्ट्रा के अंदर वैल्यू देता है। तो उस वैल्यू से हम ये इस 1400 जो पर सेंटीमीटर है, ये चीज़ क्या बताती है? 1400 पर सेंटीमीटर ये चीज़ बताती है कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ ट्राइएटॉमिक और लीनियर मॉलिक्यूल या लीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब आप NO2 के स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरह से है, जिस तरह से है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या है? ट्राइएटॉमिक है, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन और एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ये आप पहला एविडेंस दे सकते हैं कि जब रिएक्शन करवाया जाता है लैक्टिक एसिड का परक्लोरिक एसिड के साथ तो उसके रिजल्ट में एक सॉल्ट जनरेट होता है। इस सॉल्ट को लैब के अंदर आइसोलेट करना पॉसिबल है। तो जब हम उस सॉल्ट को आइसोलेट करते हैं और उसका रामन स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वैल्यू जो आती है वो 1400 पर सेंटीमीटर आती है, जो कि इस चीज़ को जो है वो डिनोट करती है कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ट्राइएटॉमिक है और लीनियर है। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक टर्म सुनी होगी दैट इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में जितने प्रोडक्ट बनते हैं उतना ही डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, उतने फोल्ड जो है वो डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में। और ये चीज़ आप इस रिलेशन के थ्रू समझ सकते हैं जो कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पर अगर हम रिएक्शन लिखें HNO3 और H2SO4 का, HNO3 + 2 H2SO4 this gives you NO2 positive plus 2 HSO4 minus plus H3O पॉजिटिव। तो अभी मैंने क्या बात की, रिएक्शन के रिजल्ट में जितने आयंस या प्रोडक्ट्स बनेंगे उतने ही फोल्ड डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास कितने आयंस बन रहे हैं? 4। तो जब
मतलब कि ये रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास 4 फोल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए। तो जब भी रिएक्शन किया जाता है तो उसके रिजल्ट में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो 4 फोल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो जिससे हम ये चीज़ बता सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर 4 आयंस की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप एविडेंस बताएं फॉर्मेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव के बारे में। ठीक है जी, उसके बाद आपसे एक थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज दैट थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि आप ये बताएं कि रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाएगी दैट प्रूव रिएक्शन इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, प्रूव दैट रिएक्शन इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ये चीज़ आप किस तरह से प्रूव करेंगे? इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एंड दैट कॉन्सेप्ट इज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है जी, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर ये किया जाता है, मैं आपको एक जो है वो एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट से हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो हम इस कार्बन के हाइड्रोजन को देखें। अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये किया जाता है कि इस कार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के एक और आइसोटोप से चेंज कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो स्टडी ये किया जाता है कि अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड के अंदर क्या चीज़ स्टडी की जाती है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि इनकी वाइब्रेशंस को स्टडी किया जाता है। वाइब्रेशंस कैसे? लेट से आप IR रेडिएशन इन पर स्ट्राइक करवाते हैं तो एज ए रिजल्ट इनके अंदर वाइब्रेशंस होंगी। तब आपको पता है कि जो लाइटर मॉलिक्यूल है या जो लाइटर बॉन्ड है उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशंस थोड़े वेव नंबर पे ज़्यादा होंगी। मतलब लेट से हम इसको भी x पर सेंटीमीटर दे रहे थे वेव नंबर, और इसकी भी हमने स्टडी की x पर सेंटीमीटर के ऊपर। तो जो हैवियर आइसोटोप है, अगर सेम मतलब वैल्यू ऑफ वेव नंबर स्टडी की जा रही है तो जो हैवियर है उसको कम वाइब्रेशन देनी चाहिए और जो लाइटर है उसको ज़्यादा वाइब्रेशंस देनी चाहिए। ये चीज़ होती है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अच्छा, अब इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या आता है? मतलब अब आप जब इसको स्टडी करते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को, हम इसको मतलब इधर कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो क्या किया जाता है कि बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन है उसको ड्यूटेरियम के साथ जो है वो किया जाता है सब्स्टिट्यूट, और फिर काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट स्टडी किया जाता है। अब होना क्या चाहिए था कि आपके पास जो लाइटर आइसोटोप है उसका जो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए था हैवियर आइसोटोप से। मतलब ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक है, लेकिन आता क्या है रिजल्ट? रिजल्ट ये आता है कि जनाब जो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन है वो इक्वल आ जाता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑफ ड्यूटेरियम के। तो हम इस चीज़ से क्या चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो, रिएक्शन के अंदर अगर तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होता, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होता तो आपके पास जो लाइटर आइसोटोप है उसका काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ज़्यादा आना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू हैवियर। ठीक है, हम इसको एक और तरह से मैं बताता हूँ। अगर तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होता तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं उनका वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर अगर तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होता तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ही इस बॉन्ड का ब्रेकेज होता, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर अगर बॉन्ड का ब्रेकेज होता तो देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो वैल्यू आई है वो सेम आई है।
तो अब उस सेम वैल्यू को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? उस सेम वैल्यू के लिए आप ये कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कि जो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, इसका ब्रेकेज RDS के अंदर हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर उसका ब्रेकेज हुआ ही नहीं है, इट मीन्स दैट कि वो रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं है। समझ आ गई बात? अगर तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होता तो इनका जो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है उसके दरमियान डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ब्रेक हो ही नहीं रहा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ब्रेक ना होने का ये मतलब है कि रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चंस जो है वो आज हमें स्टडी करने थे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी को आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर इस दूसरे क्वेश्चन के साथ एक तीसरा क्वेश्चन भी ऐड किया जाता है। तो वो ये पूछा जा सकता है, इसी मतलब आंसर सेम ही होगा। वो ये ऐड किया जाता है कि आप ये चीज़ प्रूव करें कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सेकंड स्टेप के अंदर ब्रेक होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर ब्रेकेज होता है जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो आप ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे? अब आपको ये सारी कहानी अगर समझ आ गई है तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो सेकंड स्टेप के अंदर क्यों ब्रेक हो रहा है। या आप इसको वो ये भी पूछ सकता है कि आप ये चीज़ प्रूव करें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ब्रेकेज है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, तो इन तीनों फेर के क्वेश्चन जो है ना, उनका आंसर सेम ही होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से देख लें। फिर नहीं समझ आती तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम इसी को जो डिटेल स्टडी है इसको आगे लेकर चलेंगे, जिसमें हम जो है काइनेटिक स्टडीज़ को थोड़ा सा जो है वो हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से होती हैं। Till then, thank you very much for watching and comment your feedback in the comment section. Allah Hafiz and goodbye to everyone.